हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है गुरुत्वाकर्षण। इसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो जैसे आपको पता ही होगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था सर आइजक न्यूटन ने। ये इन्होंने किस तरह से खोज किया था ये भी आपको शायद कहानी पता होगी। नहीं पता हो तो फिर मैं बताता हूँ आपको। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो पेड़ जो था वो सेब का था। तो एक बार सेब उनके सर पे गिरता है और तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, इससे नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो इस तरह से सोचते सोचते इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया और उन्होंने इसके कई सारे नियम से बताया। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति को हम इंग्लिश में सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जो भी चीज, जो भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे बोलते हैं वस्तु की वृत्ताकार गति। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपके घर में पंखा होगा। ऑफकोर्स आपके घर में, सबके घर में पंखा रहता है। तो जो पंखे की जो गति होती है वो कैसी होती है, गोल गोल पंखा घूमता है, तो उस गति को भी बोलते हैं वृत्ताकार गति। इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सन ले लिया, ये एक ऑर्बिट ले लिया और मैंने इसको अर्थ को ले लिया। देखिए ये अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर मूव करता है। तो ये जो गति है इसको भी बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। इट मीन्स वृत्ताकार गति। तो अभी है अभिकेंद्रिकी बल। तो ये अभिकेंद्रिकी बल क्या होता है? अभिकेंद्रिकी बल हमेशा सर्कुलर गति जहाँ होती है वहीं पर अभिकेंद्रिकी बल भी लगता है। तो सिंपल में आपको अगर बताऊं तो आप एक रस्सी पकड़ लो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रस्सी पकड़ ली। रस्सी में एक बॉल बांधा हुआ है और बॉल को मैं ऐसे इस तरह से घुमाता हूँ। तो वहां पर जो बल लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है? आपके हाथ से बल लग रहा है। और आपका हाथ कहाँ है? उसके सेंटर में यानी बीच में है। तो जो भी बल केंद्र की दिशा में प्रयुक्त होता है उस बल को बोलते हैं हम अभिकेंद्रिकी बल। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में कोई बल प्रयुक्त होता है तो उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रिकी बल। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। 11th 12th में इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए फोर्स इज इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। बट एक्सलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है। तो ये मैंने ए के बदले वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसलिए मेरे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यहाँ पर ये जो M दिखाई दे रहा है, एम का मतलब होता है ये जो बॉल है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मास होता है। वी मतलब वो कितनी स्पीड में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है वो। और यहाँ पे आर मतलब हाथ, यहाँ पे सेंटर और उसके बीच में कितनी की दूरी है, पिंड और सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, वो हमारा आर हो जाता है। तो इसलिए ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी हम आगे देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है केप्लर्स का नियम। तो जैसे कि आप जानते हैं केप्लर्स ने 3 नियम दिए थे। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटली लॉ ऑफ मोशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उससे पहले थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर ले, फिर मैं वो तीनों लॉ आपको बताता हूँ। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आए। जैसे कि आप सबसे पहले आपने देखा होगा गैलीलियो ने सबसे पहला अपना दूरबीन बनाया और उससे तारों का निरीक्षण किया और उसको बहुत सारी चीज़ें भी पता चली। तो इसी सब को बेस में रख के कैप्लर्स के कुछ 3 नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो कैप्लर्स का फर्स्ट नियम होता है कि जो ग्रह होती है उसकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। किसी भी ग्रह की कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभिक पर स्थित होता है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर दर्शाता हूँ। देखिए ये हमारा सन हो गया, एक ऑर्बिट हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, तो जो अर्थ का ऑर्बिट है यानी कक्षा है, कक्षा को हम इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये जो कक्षा है ये देखिए गोला है, क्या गोल नहीं है, पूरा दीर्घवृत्ताकार है, यानी कहीं पे चपटा है तो कहीं फुला हुआ है। तो इस आकृति को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो कैप्लर्स का फर्स्ट नियम यही है कि जो कोई भी ग्रह होता है उसकी कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैप्लर्स का दूसरा नियम क्या कहता है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ।
यहाँ पर देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर में हमारा सन है, ठीक है। तो जो अर्थ है वो एक महीने में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, ठीक है। तो उसने कितना क्षेत्रफल व्याप्त किया, ये देखिए इतना सारा उसने क्षेत्रफल व्याप्त किया। और दूसरे केस में देखते हैं, ये भी अर्थ है हमारी, उसने भी एक महीने में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की और इसने इतना क्षेत्रफल व्याप्त किया। तो ये जो दोनों का क्षेत्रफल होगा वो दोनों सेम होगा। केप्लस का दूसरा नियम यही कहता है, अगर टाइम सेम है तो दोनों द्वारा तय की गई ये जो क्षेत्रफल व्याप्त करेंगे दोनों, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब ग्रह सूर्य से निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और तथा जब ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। इसीलिए ये जो क्षेत्रफल आता है वो हमारा सेम होता है, ठीक है। अब हम केप्लस के तीसरे नियम पे चलते हैं। तो हम केप्लस का तीसरा नियम देखते हैं। तो केप्लस का तीसरा नियम ये होता है कि परिक्रमा काल का वर्ग ग्रह के सूर्य के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये होता है केप्लस का तीसरा नियम। सबसे पहले आपको बता दूं परिक्रमा काल क्या होता है। कोई भी ग्रह, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक ग्रह ले ही लेता हूँ। देखिए, परिक्रमा काल का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे अर्थ ले लिया, अर्थ यहाँ से चालू हुआ और फिर से यहाँ आने में जितना उसको समय लगा, जितना उसको टाइम लगा, उसको बोलते हैं परिक्रमा काल, परिक्रमण काल या फिर परिक्रमा काल भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया परिक्रमा काल का वर्ग, यानी यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा उसका स्क्वायर सूर्य की औसत दूरी के घन के समानुपाती होती है। तो यहाँ से इतनी जिसकी उतनी दूरी है उसके घन, यानी उसका क्यूब निकालेंगे तो वो दोनों समानुपात में होंगे, ठीक है। तो ये होता है केप्लस का तीसरा नियम। अब इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जो ग्रह कम दूरी पर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बुध ग्रह जो है वो सबसे कम दूरी पे है, तो उसको वो अपना सर्कल एक कंप्लीट करने में सिर्फ 88 डेज लगता है। वही दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं वरुण। वरुण सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे स्थित ग्रह है, तो इसको अपना एक चक्कर पूरा लगाने में, मतलब सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट लगाने में उसको 165 वर्ष लग जाते हैं। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, ठीक है। तो न्यूटन के हिसाब से जितने भी विश्व में या फिर यूनिवर्स में जितने भी पिंड है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी निश्चित बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। तो वो जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो कितना होता है, ये इस नियम में बताया गया है। तो लेट स्टार्ट करते देखते हैं कि इसमें क्या बताएगा। तो यह बल जो होते हैं आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, यानी दो पिंड है, उन दोनों पिंड का जितना मास होगा उनका गुणनफल के समानुपात तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपात होता है। ये इस नियम के हिसाब से होता है। अब इसको मैं आपको अच्छे डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आज सपोज कीजिए कि यहाँ पर M1 मास का एक बॉल है, यहाँ पर M2 मास का दूसरा बॉल है, ठीक है। इसके इन दोनों के बीच में F1 और F2 इस तरह से फोर्स लग रहे हैं, ऐसा अज्यूम कीजिए, और इन दोनों के बीच जिसके बीच का डिस्टेंस है D, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो इन दोनों के मास के समानुपात, मास के गुणनफल के समानुपात, यानी M1 M2 इंटू M2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके प्रतिलोमानुपात होता है। प्रतिलोमानुपात का मतलब क्या होता है, वो डिवाइड में उसको लिखा जाता है, और समानुपात का मतलब होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में या फिर डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका नियम होता है। और इसको एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कि प्रतिलोमानुपात क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हो ये वर्ड, तो मैं आपको बता दूँ पहले। प्रतिलोमानुपात का ये मतलब होता है कि अगर मेरा डी बढ़ेगा तो मेरा एफ जो होगा, दोनों के बीच का फोर्स वो कम होगा। ये होता है प्रतिलोमानुपात का मतलब, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आई थिंक आपने 8th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा होगा, समानुपात, प्रतिलोमानुपात, ठीक है। तो प्रतिलोमानुपात का सिंपल मीनिंग यही होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा। यहाँ एफ अगर बढ़ेगा तो डी घटेगा, डी अगर बढ़ेगा तो एफ घटेगा। और समानुपात का मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों का मैं मास बढ़ाता हूँ तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये होता है समानुपात और प्रतिलोमानुपात, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है, नहीं अनुपात लगा हुआ है, तो अनुपात को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट जी ले लेता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल जी M1 M2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो जी है वो गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटेशनल है। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना
एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पाथ पर समान चाल से गति करता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है, कोई भी एक पिंड ले लेता हूँ मैं, जैसे कि कोई एक बॉल ले लिया मैंने। अब ये बॉल देखिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, फिर से जा रहा है, और इसकी स्पीड अगर कम ज़्यादा नहीं होती है, इसकी स्पीड समझो कि कम ज़्यादा नहीं हो रही, सेम रहती है, तो वो होता है एक समान वृत्तीय गति। सिंपल सा लॉजिक अगर आपको बताऊं, तो कोई भी सर्कुलर मोशन जो सेम स्पीड पे करता हो उसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में जो स्पीड है वो भी बीच में ही होना चाहिए, और अंत में भी वही स्पीड होनी चाहिए, स्पीड उसकी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की गति को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी अगर ग्रह है और वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उस पर अभिकेंद्रिकी बल लगता है, सूर्य के द्वारा उस पर अभिकेंद्रिकी बल लगता है। तो वो अभिकेंद्रिकी बल कितना होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपकी बुक में भी दिया गया है, तो मैं जस्ट वही इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो जो अभिकेंद्रिकी बल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अभिकेंद्रिकी बल जो कि मैंने सबसे पहले वाले बताया आपको, उसमें मैंने फोर्स की वैल्यू ये बताया था, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये फोर्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि वी की वैल्यू डाल देता हूँ। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे समय, यही होता है ना। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो सेम मैंने वही लिख दिया। अब इस डायग्राम में देखिए, अज्यूम कीजिए कि ये सन है और ये कोई भी एक प्लैनेट है, वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे अपना ऑर्बिट कर रहा है। तो आप जरा मुझे बताइए इसकी तय की गई दूरी कितनी होगी? देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से तय करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ पे आया। तो आपको देख के कुछ ध्यान में आ रहा है कि ये तो एक सर्कल बन रहा है, और ये जितनी दूरी तय कर रहा है वो तो एक परिधि है। तो परिधि कितना होता है हमारा, 2πr होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तय की गई दूरी बराबर 2πr, और डिवाइड बाई समय क्या है हमारा, टी है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है 2πr डिवाइड बाई टी, जो वी की वैल्यू है, वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया 2πr, वी इज इक्वल 2πr इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया m 2πr डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई आर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, होल इसको और सॉल्व करता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, m एज डीज रहेगा, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, और देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर हो गया, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बचा समझाता हूँ जरा अच्छे से डिटेल में, तो जस्ट वेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक है, ये आर स्क्वायर था और यहाँ पे एक आर है, तो ये क्या होगा, एक आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ ये एक आर बच जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, आगे बढ़ते अभी। मेरे पास अभी एक आर बच गया, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो फोर्स, मुझे ये चाहिए ना कि अभिकेंद्रिकी बल जो होता है दो सूर्य और किसी भी ग्रह के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है, मुझे ये चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि ये इक्वेशन में आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू और नीचे आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आर क्यू को और ये जो टी है उसको एक जगह लिखता हूँ, आर क्यू डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। बट आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने कैप्लर्स का जो थर्ड नियम था उसमें हमने क्या पढ़ा था, कैप्लर्स का थर्ड नियम यही कहता है कि टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यू इज इक्वल के बराबर होता है। मतलब टी स्क्वायर और आर क्यू की वैल्यू कितनी होती है, के होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सेम यही है, बस फर्क कितना है कि ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर है, मतलब यूनिवर्स है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर यूनिवर्स कर दूंगा इसको, तो के आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 4m पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर को मैंने, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो मैंने इसको अलग लिख लिया। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं तो 4m पाई स्क्वायर और की, ये सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, और मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी क्या मिल जाती है, एफ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी ग्रह है वो सूर्य से सूर्य की तरफ से उसको कितना अभिकेंद्रिकी बल लग रहा है वो इस पे डिपेंड करता है, उनकी दूरी पे डिपेंड करता है। वो कितना दूर रहेगा, जितना वो दूर रहेगा उतना ही उसको कम फोर्स लगेगा, जितना वो नजदीक रहेगा उतना ही उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यानी प्रतिलोमानुपात का मतलब क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो मेरा फोर्स घटेगा,
आर बढ़ा यानी सूर्य से उस ग्रह के बीच की दूरी बढ़ी, और जब ये बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, हमारा कम होगा। और जब वहाँ फोर्स बढ़ेगा तो मेरा ये आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये होता है अभिकेंद्रिकी बल एक प्लैनेट और सन के बीच का। ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले आप त्वरण के बारे में समझ लीजिए, त्वरण क्या होता है। तो त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम ए द्वारा डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए हम इसको स्मॉल जी द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप एक छत पे चढ़ जाइए और वहाँ से अपना बॉल फेंकिए। बॉल की स्पीड क्या ऊपर से नीचे गिरते समय सेम रहती है? नहीं, सेम नहीं रहती। उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है। और जैसे ही आप आपके बॉल से हाथ से आप जब बॉल छूटती है तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरती है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कहीं भी वेलोसिटी कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम हो रही है तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता ही है त्वरण उत्पन्न होने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी अपने पास के सभी पिंडों पर बल प्रयुक्त करती है, इसकी वजह से सभी पिंडों पर पृथ्वी द्वारा बल प्रयुक्त होने की वजह से तो उस पर त्वरण उत्पन्न होता है। तो उस त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो एग्जाम्पल तो वही है सेम यहाँ भी। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी पिंड पर बल के कारण ही उस पिंड पर त्वरण उत्पन्न होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस नियम के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात 30 लंबवत दिशा में होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल सेम वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक छत पे चढ़ जाइए, वहां से बॉल छोड़िए, वो बॉल नीचे गिरती है, लेकिन किसकी वजह से नीचे गिरती है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है। और नीचे गिरते समय उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्पीड क्या होती है। स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम होती है, जैसे जैसे वो नीचे आती है वैसे उसकी स्पीड होती है बढ़ जाती है, और वो स्पीड बढ़ती क्यों है, गुरुत्वीय बल के कारण बढ़ती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और इसका भी केंद्र जो होता है इसका सोर्स जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का, वो भी होता है पृथ्वी का केंद्र होता है, यानी वो लंबवत होता है। मतलब सीधा कोई भी वस्तु अगर ऊपर से छोड़ता है सीधा नीचे आती है, ना कि टेढ़ी आड़ी ऊपर कहीं और जाती है, सीधा नीचे ही आती है यानी। तो अब जी का मान जो होता है वो हर जगह क्या समान रहता है। ये बहुत लोग सोचते हैं कि जी का मान जो होता है स्मॉल जी का वो हर जगह सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी का मान जो होता है वो हर जगह चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो हम जी के मान में होने वाले परिवर्तन को अब देखते हैं। सबसे पहला पृथ्वी के पृष्ठभाग पे। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान जो होता है वो लगभग हर जगह पे नहीं होता। वो मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ। देखिए अब ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ध्रुव और भूमध्य रेखा। ध्रुव वाले भाग में जो पृथ्वी रहती है थोड़ी चपटी है, और भूमध्य रेखा के पास जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी फुली हुई है। तो यहाँ पर ध्रुव वाले भाग में देखिए केंद्र से और ध्रुव वाले भाग पे जो दूरी है वो क्या कम है या ज्यादा है, आपको दिखाई दे रहा है कम है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा के पास दूरी काफी ज्यादा हो गई है, तो जहाँ पे दूरी ज्यादा है जाहिर सी बात वहाँ पे भूमध्य रेखा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा और यहाँ पे कम आता है, ठीक है। तो ये होता है पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वाकर्षण। तो जो बुक टेक्स्ट बुक में है आपके वो पृथ्वी के आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसलिए उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरी उन बिंदुओं के स्थानानुसार बदलती रहती है। स्वयं पृथ्वी के स्वतः के परितः घूमने के कारण उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है और भूमध्य रेखा थोड़ा सा फुला हुआ है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव के पास कम होती है और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। तो अतः ध्रुव के पास जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो ध्रुव है वो केंद्र से नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और वहाँ के भूमध्य रेखा के जाते समय उसका मान जो होता है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास जो मान होता है उसका 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो ध्रुव होता है वहाँ पे 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये हो गया पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान।
तो ये हमारे पास जी का फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल कैपिटल एम इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जो कैपिटल एम होता है वो ये अर्थ का मास होता है, जी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और आर स्क्वायर जो है वो इनके भी पिंड और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके और केंद्र के बीच की जो दूरी रहेगी वो आर स्क्वायर द्वारा हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर क्या हर जगह जी का मान सेम रहता है, तो नो ऐसा नहीं है। जी का मान क्या होता है, हर जगह पृथ्वी के पृष्ठभाग पर भी बदलता है, क्योंकि केंद्र और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बदलती रहती है, इसीलिए उसका मान भी बदलता रहता है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की ऊंचाई के अनुसार भी क्या जी का मान चेंज होता है या नहीं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ आप डायग्राम देखिए, तो ये मेरा अर्थ का सेंटर है, और यहाँ से जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा क्या होगा, केंद्र और हमारे पिंड के बीच की दूरी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब ये फॉर्म समीकरण में देखिए, मैंने पहले बताया जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एम कैपिटल जी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, इन दोनों के बीच की दूरी। तो जैसे जैसे ये दूरी पड़ेगी जी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रतिलोमानुपात है, इसीलिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये जी का मान क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊंचाई पर जाते समय पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान हमारा क्या होता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये जो मान होता है वो ज़्यादा चीज़ों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्लेन की बात करूँ, तो प्लेन बहुत ज़्यादा उड़ेगी, 10 किलोमीटर ज़्यादा ऊँचेगी, 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर ही उड़ेगी। तो 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई जो होता है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें किसी सैटेलाइट की, यानी किसी कृत्रिम उपग्रह की, तो कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो होता है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, ठीक है। लगभग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने की वजह से क्या होता है कि इस स्थिति में हमको ये सोचना पड़ता है कि वहाँ पर स्मॉल जी का मान कितना होगा, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ पृथ्वी के पृष्ठभाग की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको सोचना पड़ता है। तो परंतु जब हम तो यहाँ पर हम एक कुछ दिया गया, कुछ स्थान दिए गए, वहाँ के अनुसार जी का मान भी दिया है। जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग पर औसत उसकी मान की तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। माउंट एवरेस्ट पे 9.8, माउंट एवरेस्ट जो होता है वो 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना आता है उसकी जी की मान 9.8 आता है, थोड़ा सा कम आता है। और थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं, मान निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त की गई सर्वाधिक ऊंचाई। तो एक गुब्बारे द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई नापी गई थी जो कि 36.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तो वहां पर जी की जो वैल्यू थी 9.77 थी। और थोड़ा ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष यान की कक्षा, तो अंतरिक्ष यान की कक्षा में 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इसीलिए वहां पर जो जी का मान है वो 9.7 है। और यातायात उपग्रह की कक्षा, जो उपग्रह होते हैं सैटेलाइट होते हैं उनकी कक्षा जो होती है वो 35,700 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर के बीच में रहती है। तो वहाँ पर जो जी की मान होती है वो 0.2225 मीटर से पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये कुछ जी का मान था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, हमारा डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जी का मान जो होता है वो घट जाता है। बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी अभी गहराई के अनुसार, अभी हमने देखा पृष्ठभाग पे हर जगह जो वैल्यू होती है जी की वो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसका मान घटता जाता है। अब हम देखते हैं कि गहराई के अनुसार भी मान घटता है या, जैसे कि अभी हमने देखा कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर क्या हर जगह जी का मान सेम रहता है, तो नो ऐसा नहीं है। जी का मान क्या होता है, हर जगह पृथ्वी के पृष्ठभाग पर भी बदलता है, क्योंकि केंद्र और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बदलती रहती है, इसीलिए उसका मान भी बदलता रहता है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की ऊंचाई के अनुसार भी क्या जी का मान चेंज होता है या नहीं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु की केंद्र से दूरी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ आप डायग्राम देखिए, तो ये मेरा अर्थ का सेंटर है, और यहाँ से जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा क्या होगा, केंद्र और हमारे पिंड के बीच की दूरी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब ये फॉर्म समीकरण में देखिए, मैंने पहले ही बताया जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एम कैपिटल जी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, इन दोनों के बीच की दूरी। तो जैसे जैसे ये दूरी पड़ेगी जी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रतिलोमानुपात है, इसीलिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये जी का मान क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊंचाई पर जाते समय पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान हमारा क्या होता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये जो मान होता है
वो ज़्यादा चीज़ों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्लेन की बात करूँ तो प्लेन बहुत ज़्यादा उड़ेगी, 10 किलोमीटर ज़्यादा ऊँचेगी, 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर ही उड़ेगी। तो 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई जो होता है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें किसी सैटेलाइट की यानी किसी कृत्रिम उपग्रह की, तो कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो होता है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, ठीक है। लगभग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने की वजह से क्या होता है कि इस स्थिति में हमको ये सोचना पड़ता है कि वहाँ पर स्मॉल जी का मान कितना होगा, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ पृथ्वी के पृष्ठभाग की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको सोचना पड़ता है। तो परंतु जब हम तो यहाँ पर हमें कुछ दिया गया, कुछ स्थान दिए गए हैं, वहाँ के अनुसार जी का मान भी दिया है। जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग पर औसत उसकी मान की तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। माउंट एवरेस्ट पे 9.8, माउंट एवरेस्ट जो होता है वो 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना आता है उसकी जी की मान 9.8 आता है, थोड़ा सा कम आता है। और थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं, मान निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त की गई सर्वाधिक ऊंचाई। तो एक गुब्बारे द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई नापी गई थी जो कि 36.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तो वहां पर जी की जो वैल्यू थी 9.77 थी। और थोड़ा ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष यान की कक्षा, तो अंतरिक्ष यान की कक्षा में 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए वहां पर जो जी का मान है वो 9.7 है। और यातायात उपग्रह की कक्षा, जो उपग्रह होते हैं सैटेलाइट होते हैं उनकी कक्षा जो होती है वो 35,700 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर के बीच में रहती है। तो वहाँ पर जो जी की मान होती है वो 0.2225 मीटर से पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये कुछ जी का मान था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, हमारा डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जी का मान जो होता है वो घट जाता है। बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी अभी गहराई के अनुसार अभी हमने देखा पृष्ठभाग पे हर जगह जो वैल्यू होती है जी की वो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसका मान घटता जाता है। अब हम देखते हैं कि गहराई के अनुसार मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में पृथ्वी के नीचे जाते समय क्या होता है। देखिए ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये अर्थ है, ये पूरा एक अर्थ है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये अर्थ का सेंटर है। तो जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पर आ गया तो ये इसके और इसके बीच में क्या होगा, दूरी क्या होगी, कम होगी। और इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे ही दूरी कम होगी मेरा जी का मान क्या होगा, मेरा जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जब जी दूरी कम हो रही है तो मेरा जी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे मेरा जो मास है, मास जो हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। मास के अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो सरफेस प्रोवाइड हो रही है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे एम और जी दोनों के मिक्सर एक प्रभाव के कारण ये जो मेरा जी है, स्मॉल जी, उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का मान कम हो रहा है इसीलिए इसका भी मान कम होता है। तो इन सब के एकत्रित प्रभाव की वजह से जो हमारा स्मॉल जी है उसका गहराई के अनुसार जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसका मान क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। अब जो बुक्स में लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के अंदर जाते समय भी जी का मान परिवर्तन होता है। समीकरण 5 में के आर का मान कम होते जाता है और उस अनुसार जी का मान बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे आर का मान क्या होता है, कम होता है, तो उसके अनुसार जी का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। लेकिन पृथ्वी केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। और इसके अलावा जो हमारा मास होता है वो भी बदल जाता है। इसकी वजह से इन दोनों के कथित प्रभाव की वजह से पृथ्वी के नीचे जाते समय हमारा जी का मान क्या हो जाता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये था जी के बारे में। तो अगले इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसका मैं पार्ट 2 जल्द ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।